बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, एक बार फिर मैं आपके सामने मौजूद हूँ फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के साथ चैप्टर 8 लेक्चर नंबर 5 में। देखिए, जो दो लेक्चर हैं हमारे, ये वाला और उसके बाद वाला, ये बड़े मुश्किल लेक्चर्स हो सकते हैं अगर आपने मेरी बातों के ऊपर तवज्जो नहीं रखी और अटेंटिव नहीं रहे। उसकी वजह दो है इनके मुश्किल होने की। एक तो वाकई में ये थोड़ा मुश्किल टॉपिक है, और दूसरा इसमें कुछ माजी की चीज़ें भी इस्तेमाल हो रही हैं, क्लास 10 की या फर्स्ट ईयर का कुछ स्टफ़ भी इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि पहले हम उस तरफ चले जाएं। पहले मैं वो बातें, पुरानी बातें आपको याद दिला दूँ, ताकि अगर हमें कुछ मुश्किल है भी या आए भी तो वो ना आ सके। ठीक है बच्चों? देखिए, मैं और आप ये बात जानते हैं छोटी क्लासेस से कि अगर कोई भी बॉडी इस तरह से अपनी पोजीशन चेंज करे कि एक सर्किल बने या दायरा बने, तो ऐसी मोशन को हम सर्कुलर मोशन या रोटेटरी मोशन या फिर एंगुलर मोशन भी कहते हैं। अच्छा, अब जाहिर सी बात है, हमने आपसे कहा था कि जो सर्किल बनेगा इसका अपना एक सेंटर होगा, और उस सेंटर से लेके आप किसी भी एंड पॉइंट तक अगर आते हैं तो जो भी डिस्टेंस होता है उसे ज्योमेट्री में हम रेडियस कहते हैं। ठीक है, उसे हम रेडियस कहते हैं और आर से जाहिर करते हैं। अब फर्ज कर लीजिए, ये हमारे पास जो वॉल क्लॉक होती है उसकी कोई हैंड है, कोई आर्म है, और वो यहाँ मौजूद है, और यकीनन आप समझदार हैं कि अगर यहाँ मौजूद है तो इस वक्त 3 बज रहे हैं। ठीक है। अब जब ये जो आर वाली, आप कह लीजिए कि ये हैंड है, जब ये मूव करेगा तो मूव करते करते ऑब्वियसली घड़ी एंटी क्लॉकवाइज तो नहीं जाती, ये तो जाती ही क्लॉकवाइज है। तो ये यहाँ से यहाँ आएगी आर वाली सुई, फिर यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ आ जाएगी, फिर कभी न कभी यहाँ आ जाएगी। तो लेट्स से ये जगह, फिर यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस तरह से करते करते यहाँ। तो अगर ये यहाँ आई हुई है इस जगह पे, तो चलें हम मान लेते हैं कि ये अब 5 बज गए, यानी 2 घंटे हो गए मज़ीद। लेकिन ये जो डिस्टेंस होगा ये भी यकीनी तौर पे क्या होगा भाई, रेडियस ही होगा, आर ही होगा। तो जब ये 3 बजे वाले लोकेशन पे थी तो मैं इसे पॉइंट ए कह देता हूँ, और अब इसे मैं पॉइंट बी कह देता हूँ। एक बात तो तय है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इस हैंड ने अपनी पोजीशन चेंज करी है, इसकी पोजीशन तो चेंज हुई है, और यकीनन इस पोजीशन के चेंज होने में कुछ टाइम भी लगा है। हम और आप ये बात जानते हैं कि हर मूविंग बॉडी की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है। देखिए, अगर कोई बॉडी एक लाइन में मूव करे, यानी उसकी मोशन लीनियर या ट्रांसलेटरी हो, तो इस बॉडी के पास जो वेलोसिटी होती है वो भी लीनियर वेलोसिटी होती है या ट्रांसलेटरी वेलोसिटी, जिसे आप पिछले 1.5-2 सालों से v से जाहिर करते हैं। लेकिन शायद जो बात मैं अब बताने लगा हूँ, हो सकता है ये आपके जहन में आज तक ना आई हो, लेकिन इंशाल्लाह आज ज़रूर आएगी, कि जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी तो मूविंग तो ये भी है ना, तो वेलोसिटी तो इसकी भी होगी। लेकिन क्योंकि ये लाइन में मूव नहीं कर रही, तो क्या इसकी वेलोसिटी सिर्फ वही लीनियर होगी या इसकी कुछ फिर एंगुलर वेलोसिटी भी होगी? बिल्कुल सही सोचा आपने, इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, जो हम बहुत तफसील से आपको चैप्टर 4 में पढ़ाएंगे। एंगुलर वेलोसिटी जो है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। एक ग्रीक लेटर होता है, इस तरह बनता है, अंग्रेज़ी के W की तरह होता है, पर W इसमें फ़र्क ये होता है कि W के जो एजेस, ये किनारे हैं, ये शार्प होते हैं, लेकिन ये जो ओमेगा होता है इसके जो ये जो किनारे हैं वो शार्प नहीं होते बल्कि राउंडेड होते हैं। ये ओमेगा होता है। हो सकता है किसी बच्चे के जहन में एक सवाल आ रहा हो कि सर क्लास 10 में हमने रेजिस्टेंस की यूनिट पढ़ी थी ओहम, और उस ओहम को हमने रिप्रेजेंट किया था एक अजीब व गरीब सिंबल से,
और वो सिंबल यू बनती थी। सर हमारे टीचर ने तो कहा था ये ओमेगा है। तो सर आप कह रहे हैं कि सर आप में सही कौन है? दोनों सही है बेटा, ये भी ओमेगा है और ये भी ओमेगा है। जिस तरह अंग्रेज़ी ज़बान में लोअर केस अपर केस लेटर होते हैं ना, स्मॉल ए कैपिटल ए, उसी तरह ग्रीक के अंदर भी अपर और लोअर केस लेटर होते हैं। तो ये कैपिटल ओमेगा है और ये स्मॉल ओमेगा है। ठीक है बेटा, दोनों सही हैं, वो भी सही था और ये भी बिल्कुल ठीक है। तो जो बताने वाली बात है वो क्या है कि ओमेगा क्या है यहाँ पर? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी आपको ये बताती है कि जो रोटेटरी बॉडी है वो कितना तेज़ रोटेट कर रही है, कितना आहिस्ता रोटेट कर रही है। आमतौर पे जब आप किसी भी सर्कुलर स्विंग में बैठते हैं तो शुरू में बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहा होता है, लेकिन धीरे 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 उसकी रफ्तार, चक्कर तो नहीं आ रहा है आप लोगों को, बढ़ती चली जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी ये फ़ैन ऑफ है, लेकिन जैसे ही मैं स्विच ऑन करता हूँ तो आप देखेंगे पहला राउंड थोड़ी देर में गुजरेगा, फिर थोड़ा तेज़ होगा, फिर थोड़ा तेज़ होगा, फिर थोड़ा तेज़ होगा, तो धीरे 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 हाँ, लेकिन एक वक्त के बाद फिर वो कांस्टेंट एक स्पीड से क्या करता रहेगा? रोटेट करता रहेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ओमेगा इस मिसाल में, फ़ैन वाली मिसाल में शुरू में बढ़ रही थी और फिर एक स्टेज पे आगे कांस्टेंट हो गई। लेकिन अगर आप इस घड़ी की मिसाल ले लें तो यहाँ जो इन सुइयों की रफ्तार है या वेलोसिटी है, यकीनी तौर पे वो एंगुलर वेलोसिटी तो है, लेकिन ये एंगुलर वेलोसिटी इस घड़ी वाले केस में कभी ना बढ़ती है ना कभी कम होती है। उसका सबूत क्या है? जितनी देर में 3 से 4 बजते हैं उतनी ही देर में 4 से, कभी ऐसा नहीं होता कि 3 से 4 जल्दी बज जाए और 4 से 5 में बहुत टाइम लगे। अगर ऐसा कभी हो रहा है तो वो आपकी फीलिंग्स है, वो आपका अपना परसेप्शन है। वो कैसे होता है कि अगर आप किसी भी ऐसे टाइम जोन में हैं जो आपके लिए बड़ा बोरिंग है, तो वहाँ 1 घंटा तो बहुत दूर की बात है, 15 मिनट गुजारने भी मुश्किल हो जाते हैं। जैसे आप किसी का वेट कर रहे हो, तो वेट में तो आपको पता है मतलब वो फिर वो बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आप अपनी किसी पसंदीदा एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं, गर्ल्स शॉपिंग कर रही हैं, बॉयज़ कोई स्पोर्ट्स जो है आउटडोर स्पोर्ट्स, या फ्रेंड जो है वो आपके बेस्ट फ्रेंड जो हैं उनकी गैदरिंग में, और घर से आप बोल के 1 घंटे में आ जाऊँगा, तो 1 घंटा तो यूँ गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता वहाँ। और वही 1 घंटा कोई बेचारा वेट कर रहा हो तो बोलेगा कब गुजरेगा यार, कब गुजरेगा, कब गुजरेगा, मुश्किल हो जाता है। तो टाइम अपनी एक ख़ास रफ्तार से चल रहा है, लेकिन उसकी रफ्तार अगर किसी को कम या ज़्यादा लगती है तो वो टाइम की नहीं है, बल्कि उस शख्स की अपनी फीलिंग्स हैं टाइम के बारे में। वो इस वक्त किस सरकमस्टांसिस से गुजर रहा है। अगर अच्छे जो है वो पीरियड से गुजर रहा है तो टाइम जल्दी गुजर रहा होगा, उसे महसूस होगा, और बुरे से तो देर से, लेकिन टाइम अपनी एक ही रफ्तार से गुजर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारी इस मिसाल में जो ये एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। समझाना ये चाह रहा था ये कांस्टेंट भी हो सकती है। जैसे स्विच ऑन करने के कुछ देर के बाद फ़ैन की एंगुलर स्पीड क्या हो जाती है? कांस्टेंट, फिर वो बढ़ती नहीं है, कम नहीं होती, अनटिल कोई रेगुलेटर को आगे पीछे ना करे, डीमर को आगे पीछे ना करे। ठीक है, बात समझ में आती है यहाँ तक आप ये बात? अच्छा, फिर आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि हर वो बॉडी जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है इसके पास एक ख़ास एक्सीलरेशन होता है जिसे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं, और वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन AC से ज़ाहिर होता है। और आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में, बल्कि इसको ड्राइव भी किया होगा, ये बराबर होता है v² r के। तो ये आज की क्लास में इस्तेमाल होगा। एक और फॉर्मूला है जो आप को इस फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में आगे जाके पढ़ाया जाएगा, और वो ये हैगा कि ये जो बॉडी है जो लाइन में चल रही है इसके पास सिर्फ लीनियर वेलोसिटी है, लेकिन जो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, जैसे ये घड़ी की सुइयाँ, उसूली तौर पे तो इनके पास सिर्फ क्या होनी चाहिए? एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन जब आप इसे तफसील से पढ़ेंगे तो आपको हैरानगी होगी, इनके पास लीनियर वेलोसिटी भी होती है। एंगुलर तो होती है पर लीनियर वेलोसिटी भी होती है। वो कैसे होती है, इसका क्या सबूत है, वो चैप्टर 4 में आपको बताया जाएगा। इसका मतलब इन सुइयों के पास, इन हैंड्स के पास v भी है और ओमेगा भी। अगर ये दोनों वेलोसिटीज़ हैं तो इनका कोई रिलेशन भी होना चाहिए। जी हाँ, तो ये आपको बस याद रखना होगा कि v बराबर होता है r ओमेगा के।
यहाँ v जो है वो इनकी लीनियर वेलोसिटी है और ओमेगा जो है वो इनकी एंगुलर वेलोसिटी। तो सिर्फ ये स्टेप है आज के क्लास का, बाकी पुरानी बातें आएंगी। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने ये कहा था कि अगर आपके पास कोई एक वेक्टर है a जो कुछ एंगल बना रहा है थीटा, तो इस वेक्टर को इसके दो कंपोनेंट के अंदर आप रिजॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए आपको दो लाइंस बनानी पड़ती हैं जो चार बातें पूरी करें। वो लाइंस भी लास्ट क्लास में बनवाई थी और वो चार बातें भी हमने पूरी करी थी। याद आ रहा है आप? उम्मीद करता हूँ याद आ रहा होगा। ठीक है भाई, तो मेरे ख्याल से जो चीज़ें हमें चाहिए थी, जिनकी हमें ज़रूरत थी, वो पूरी हो चुकी हैं। अब आते हैं हम आज की क्लास की तरफ। देखिए बच्चों, आप और हम ये बात जानते हैं कि ज्योमेट्री कहती है कि हर सर्किल के बिल्कुल बीच में एक ख़ास जगह होती है जिसे हम सेंटर कहते हैं। वो लाइन जो सर्किल के दो एंड पॉइंट को भी टच करे और इस सेंटर से भी पास हो, ज्योमेट्री कहती है बच्चों। मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ आपको। ज्योमेट्री कहती है इस लाइन को जो सर्किल के दो एंड पॉइंट से भी गुजरे और सेंटर से भी गुजरे, इस लाइन को हम डायामीटर कहते हैं। और यकीनी तौर पे इस डायामीटर का जो आधा होता है वो रेडियस होता है। तो ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। ठीक है बच्चे, दोनों क्या हो गए? रेडियस है। तो हम कह सकते हैं कि जो इस डायामीटर है, इस डायामीटर को मैं नाम देता हूँ कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो डायामीटर जो है वो ए से लेके बी तक की लाइन है। इस डायामीटर की जो लेंथ होगी, डायामीटर की जो लेंथ है वो कैसे मैं लिख रहा हूँ? ए से बी तक, और ये मॉडुलस साइन का मतलब है डिस्टेंस यानी लेंथ, वो क्या होगा? रेडियस का डबल। और आमतौर पे इस डायामीटर की लेंथ को छोटी क्लासेस में आप डी कहते हैं। और यहाँ से अगर कोई बच्चा आर निकालना चाहे तो वो क्या होता है? डायामीटर का हाफ। 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा हो तो जाके डिवाइड। अब बाज़ बच्चे सोच रहे हैं हाँ सर ये तो हमें पता है। बिल्कुल सही बात। तो ये डायामीटर का भी जो है वो आज की क्लास में एक वर्ड आएगा। दूसरी बात, सेंटर से लेकर किसी भी एंड पॉइंट तक का फासला रेडियस है, और कभी भी सेंटर से लेकर फासला रेडियस से ज़्यादा नहीं होगा। यानी अगर आप मिसाल के तौर पे ये सेंटर ओ है, ओ से आप बी तक जाने के बजाय आप बी से पहले पहले रहेंगे, तो ये बात तो वैसे ही बड़ी क्लियर है कि ये जो फासला होगा, यहाँ तक जाए, 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 या कुछ सेंटर पर ही सबसे ज़्यादा इनमें से फासला कौन सा होगा? रेडियस। कौन सा होगा? रेडियस। रेडियस से ज़्यादा आपको सर्किल के अंदर सेंटर से फासला नहीं मिल सकता। ठीक, क्योंकि सेंटर से रेडियस तभी मिलेगा जब आप आखिरी पॉइंट पे जाएंगे, किसी बीच वाले पॉइंट पे नहीं। तो रेडियस से ज़्यादा सेंटर से फासला आपको नहीं मिल सकता सर्किल के अंदर ना। अब ज़रा थोड़ा सा आज की क्लास की तरफ आपको लेकर आते हैं। तो लेट्स से ये हमारे पास जो सेंटर है ये पॉइंट ओ है। क्या कह रहे हैं हम इस पॉइंट को? ओ। अब मान लीजिए कि एक बॉडी है, वो इस वक्त मौजूद है इस जगह पर, यहाँ मौजूद है। इसको मैं पी कहता हूँ। एक पार्टिकल है पी, यहाँ मौजूद है। अब ये पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन करता है, यानी यहाँ के बाद ये पार्टिकल कुछ देर के बाद यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, यहाँ। इस तरह से अगर आप देखें तो करते करते ये पार्टिकल कभी न कभी वापस वहीं पे आ जाएगा जहाँ था।
तो अगर मैं कहता हूँ ये जो रेड वाले डॉट मैंने दिखाए ये आपको पार्टिकल P है, तो कोई शक नहीं है पार्टिकल P इज एग्जीक्यूटिंग रोटेटरी मोशन। कोई शक है बच्चों? मुझे तो कोई डाउट नहीं। पार्टिकल P इज एग्जीक्यूटिंग रोटेटरी मोशन। लेकिन आप जरा ध्यान दीजिए, जब ये पार्टिकल यहाँ था तो इस पार्टिकल का एक साया बनेगा। जैसे इस वक्त मैं हूँ, मेरा साया पड़ रहा है बोट के ऊपर, इधर आपको दिख रहा है। तो ये जो पार्टिकल है ना, इस P पार्टिकल का भी एक प्रोजेक्शन होगा, साया होगा। वो साया कहाँ होगा? वो साया बिल्कुल इसके नीचे होगा इस वक्त। कहाँ? डायामीटर पे, इस जगह। अच्छा, अब जब ये पार्टिकल यहाँ आ जाएगा तो अब इसका साया कहाँ होगा? बिल्कुल इसके नीचे। लेकिन अब वो जगह जाहिर सी बात है ये हो जाएगी। अच्छा, जब ये पार्टिकल यहाँ होगा तो अब साया कहाँ आएगा? वही वाली बात, बिल्कुल इसके नीचे। लेकिन अब वो जगह कहाँ होगी? ये हो जाएगी। जब ये यहाँ आएगा तो अब साया कहाँ आएगा? बिल्कुल इसके नीचे। लेकिन वो जगह अब कहाँ होगी? ये। जब यहाँ आएगा तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ आएगा? बिल्कुल इसके नीचे, यानी यहाँ। जब ये यहाँ आया अब कहाँ होगा इसका साया? बिल्कुल इसके नीचे, यानी यहाँ। जब यहाँ आया अब कहाँ होगा? यहाँ। जब यहाँ आया अब कहाँ होगा? यहाँ। और लेट से अब ये यहाँ आ गया, अब कहाँ होगा? पार्टिकल अगर यहाँ आ गया, बीच में और भी पॉइंट्स हैं लेकिन मैं ज़रा यहाँ की बात करूँ, अब कहाँ होगा? साया इसका यहाँ होगा। जब ये यहाँ आ जाएगा अब कहाँ होगा? साया इसका यहाँ होगा। यहाँ आ जाएगा अब कहाँ होगा? साया यहाँ। यहाँ आ जाएगा अब कहाँ होगा? साया यहाँ। यहाँ होगा यहाँ, यहाँ होगा यहाँ। पहली बात, ये जो हमने प्रोजेक्शन देखा है ना, प्रोजेक्शन, इस प्रोजेक्शन को मैं आज के और अगले लेक्चर में क्यों कहूँगा? क्यों? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल सके कि पार्टिकल अलग है और प्रोजेक्शन अलग है। तो ये पार्टिकल है। अब अगर मैं आपसे एक सवाल करूं बड़ा सादा सा कि ये पार्टिकल तो अपनी जगह बदल रहा है, यानी मूव कर रहा है, क्या मैं सही कह रहा हूँ? आप कहेंगे सर 16 वाले सही कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पार्टिकल मूव कर रहा है। इस पार्टिकल की मोशन कैसी है? आप कहेंगे सर ऑब्वियसली रोटेटरी मोशन है, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। अच्छा, मैं आपसे ये कहता हूँ जब ये पार्टिकल रोटेट कर रहा है तो क्या हर वक्त इसका प्रोजेक्शन एक ही जगह पे था या उसने भी मूव किया? आप कहेंगे सर देखिए पार्टिकल यहाँ था तो प्रोजेक्शन यहाँ था, पार्टिकल यहाँ, प्रोजेक्शन यहाँ, पार्टिकल यहाँ। हाँ सर, प्रोजेक्शन भी मूव कर रहा है, लेकिन क्या पार्टिकल की तरह यानी P की तरह क्या इसके साय यानी Q की मोशन भी रोटेटरी है? थिंक बिफोर यू स्पीक, सोचिए। आप कहेंगे सर यस लेट अस थिंक। आप कहते हैं नहीं सर, ये जो साया है ये तो कभी यहाँ जा रहा है, कभी यहाँ जा रहा है, पहले यूँ गया फिर यूँ आया फिर यूँ जाएगा फिर। नहीं सर, ये तो रोटेटरी मोशन नहीं। तो फिर ये कौन सी मोशन है? सर ये तो ऐसा लग रहा है कि इस सेंटर के कभी लेफ़्ट कभी राइट, कभी लेफ़्ट कभी राइट, कभी लेफ़्ट कभी राइट। और सर ऐसी मोशन को तो हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। यानी ये तय हो गया कि ये जो प्रोजेक्शन है Q, इसकी मोशन कैसी रहेगी? वाइब्रेटरी मोशन। कैसी मोशन है बच्चों? वाइब्रेटरी मोशन है। अब मुझे साबित अगर करनी हो कि इन दोनों में से किसी एक की मोशन हार्मोनिक है, क्या है, तो आपसे मेरा सवाल है कि वो कौन सी बॉडी हो सकती है? इज इट P और Q? हार्मोनिक। बिल्कुल सही कहा आपने कि P तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि सर आप ही ने कहा था कि हार्मोनिक मोशन के लिए वाइब्रेटरी मोशन होना ज़रूरी है, और वाइब्रेटरी मोशन P नहीं कर रहा, कौन कर रहा है? Q। इसका मतलब ये हुआ कि Q की मोशन जो वाइब्रेटरी है इसमें तो कोई शक नहीं है,
शायद ये हार्मोनिक भी हो। तो आज हमारी जो तीसरी एग्जाम्पल है वो यही है कि हम एक पार्टिकल लेंगे P जो सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा, जैसे यहाँ P, पर इसका जो साया है ना, प्रोजेक्शन यानी Q, उसकी मोशन को हम साबित करेंगे कि वो सिंपल हार्मोनिक है, सिंपल हार्मोनिक। और वो कब साबित होगी? जब इस Q का एक्सीलरेशन इसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए और एक्सीलरेशन हर वक्त टूवर्ड्स मीन पोजीशन हो। यानी अगर ये एक्सप्रेशन आ जाए पर किसके लिए? Q के लिए, तो साबित हो जाएगा कि प्रोजेक्शन की मोशन क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है भाई, बात समझ में आती है आपकी? तो साबित हो जाएगा। अब यहाँ हम यकीनी तौर पे ये मानेंगे कि ये जो पार्टिकल की मोशन है ये तो सर्कुलर है, पर कैसी सर्कुलर है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब है कि जो पार्टिकल है इसकी जो इस सर्किल को कंप्लीट करने की जो एबिलिटी है वो ना कम हो रही है ना ज़्यादा, ना तो ये बहुत तेज़ जा रहा है ना बहुत आहिस्ता। जितनी देर में ये जिस रफ्तार से ये चल रहा है उसी से चलता रहेगा, यानी जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या आएगी? कांस्टेंट है। ठीक है भाई, बात समझ में आती है? तो मेरे ख्याल से अब आपको आज की क्लास का एजेंडा समझ में आ गया होगा कि आज हमने करना क्या हो। जैसा मैंने कहा था ये 2 लेक्चर चलेगा, तो आज भी चलेगा और अगली क्लास में भी चलेगा। तो हेडिंग समझ में आ गई। और ये हमारी तीसरी और आखिरी एग्जाम्पल है, और जिसको हम इंशाल्लाह आपको जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो बताएंगे कि पेपर में कैसे आती है। पर इतना बता दूँ, थ्योरी में बहुत आती है, न्यूमेरिकल में नहीं, थ्योरी में बहुत आती है। तो इससे पहले 2 मिसालें हम ऑलरेडी साबित कर चुके हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, एक मास स्प्रिंग सिस्टम की, दूसरी सिंपल पेंडुलम की। तो इससे पहले कि मैं जो हूँ वो आगे मज़ीद समझाऊँ, कुछ लिख लेते हैं ताकि बात समझ में आ जाए। तो लिखिएगा मेरे साथ आप।
ठीक है बच्चों, तो ये कुछ हमने अभी लिखी हैं चीज़ें। इंशाल्लाह यहीं से मैं अपना अगला लेक्चर जो है वो शुरू करता हूँ और इन फिगर्स को भी समझाने की कोशिश करूँगा। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।